आजकल के पेरेंट्स तो बचाना चाहते हैं। अभी जैसे ठंड का मौसम आ गया है, बच्चों को तो बाहर जाना नहीं देना चाह रहे हैं। गर्मी का मौसम आ जाएगा, बच्चों को धूप में जाना नहीं देना चाह रहे। बारिश का मौसम आ रहा है, बच्चों को बरसात में जाना नहीं देना चाह रहे। तो पेरेंट्स तो बच्चों को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे ऑटिज्म की समस्या कहाँ से? सर, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे बेटर तरीके से। अगर एक पौधा है, ठीक है, अगर वो पौधा को बचपन में अगर उसको टाइम टाइम पे सब कुछ मिले, अगर खेत में किसान करते हैं उसको सब कुछ टाइम टाइम पे मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में ग्रो होता है, ठीक है, वो आगे फल फूल देता है। लेकिन वही एट द सेम टाइम अगर एक पौधा है दूसरा, उसको उतना परवरिश यानी कि सब कुछ सही टाइम पे नहीं मिला, वो इन्वायरमेंट से धूप आया, बारिश हुई या आंधी आया, सब कुछ सहा, ठीक है, लेकिन एज ए रिजल्ट जब वो ग्रो करने के टाइम पे आएगा तो वो जो जिनको सब कुछ मिला टाइम टाइम पे, वो फल फूल देगा, वो भी और ये भी, ठीक है। लेकिन जब वो मान के चले कि वो एक हद तक जाएगा, उसका रूट जो होगा वो इतना मजबूत होगा, जिसको नहीं मिला टाइम पे सब कुछ टॉलरेट कर पाया, कि वो जल्दी गिरेगा नहीं, ठीक है। वो नेक्स्ट टाइम भी वही पौधा हो सकता है देगा, लेकिन हो सकता है ये पौधा बाद में मतलब या गिर जाए या सूख जाए, जो भी चीजें हैं उतना, अगर बहुत ज्यादा धूप पड़ी या बहुत ज्यादा हवा, ये गिर सकता है जिसको टाइम टाइम पे सब कुछ मिला, बट वो इतना ग्रो हुआ है उस टॉलरेंट करके, यानी कि सह के सब कुछ, कि वो ग्रो करेगा और कितना भी धूप पड़े, कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी आंधी आए, वो नहीं गिरेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस बच्चे में जो भी पेरेंट्स अपना पैम्पर करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कई बार ना ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर केयरिंग बच्चे के लिए सही नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग। इससे क्या, मेरा ये नहीं कहना है कि केयर नहीं करना, प्रोटेक्ट नहीं करना, ये मान लीजिए पैम्पर नहीं करना, लेकिन ओवर चीजें सही नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसको बच्चे को चांसेस नहीं मिलते हैं अपने रियल चीज को डेवलप करने का, ठीक है। जैसे कि वो टॉलरेंस लेवल आगे नहीं बढ़ता है बच्चे में, जिस कारण से वो बच्चे हो सकता है वो हद तक जाएंगे, लेकिन अपने आप को मजबूत, जब वो सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। मैम, जैसे कि पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, कैसे आप फिर वॉच करती है, कैसे चेक करती है कि बच्चा जो है किस तरह की समस्या से इलाज जूझ रहा है और इसको हम किस तरह से निजात दिला सकते हैं? सबसे पहले सर कि जो पेरेंट्स आते हैं हम लोग के पास, हम लोग पहले उनसे तो जो कंप्लेन रहता है वो पूछते हैं, बच्चे में क्या क्या दिक्कत है। जो बच्चे को दिक्कत, पेरेंट्स को दिक्कत लगता है, वो पेरेंट्स हम लोग को बताते हैं। उसके बाद हम लोग 3 से 4 दिन तक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का। यहाँ पे डेली 4 दिन तक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। जो बच्चे पेरेंट्स जो कंप्लेन बताए रहते हैं और जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन मतलब किस तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है? ऑब्जर्वेशन सर, जैसे बच्चे में ओटी का अगर प्रॉब्लम है, ओटी का नीड है, मतलब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कि बच्चे में ओटी का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर विभास कुमार है, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। PMCH पटना से मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT का कोर्स किया है, और उसके बाद जयपुर से मैंने मास्टर्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट से किया। और मेरा ये ऑटिज्म सेंटर पिछले 2 सालों से चल रहा है, जिसका नाम ऑटिज्म मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ का मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि ऑटिज्म मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इसका शुभारंभ आपने किया, और आज इसे दिसंबर 2025 का जो माह चल रहा है, जो अभी बीते वर्ष, जो आने वाले समय का जो वर्ष है, जो समय जो बीत रहा है, जो नए वर्ष में हम लोग पहुंचने जा रहे हैं जी, क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों में? बच्चों की जिस तरीके से बातें आई, क्या कुछ खास रहा है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। सर, हमारा सेंटर ये ऑटिज्म मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पिछले 2 साल से चल रहा है। स्टार्ट हमारा अप्रोक्स सितंबर 2023 में हुआ था। तब से अभी तक में बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जो काफी अलग अलग तरह के थे, जैसे कि ऑटिज्म, डिलेड माइलस्टोन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के थे, ADHD के थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे आए और काफी अच्छे सही रिस्पांस रहा और सही होके कुछ गए हैं। इवन ये इसमें अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है ये सही होना ऑटिज्म, ठीक। तो इसमें काफी बच्चे हमारे पास से यहाँ से सही होके गए हैं, और अभी भी जितने बच्चे हैं सब में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और सारे पेरेंट्स यहाँ पे जितने भी हैं सब सेटिस्फाइड हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बात करते हैं सर, सब्जेक्ट जिस तरीके से आपने है, आपके पास है ऑटिज्म,
जी। सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म है क्या और ये कैसे पनपता है बच्चों में, क्या कुछ खास है इसमें, क्या ये जेनेटिक है या फिर बच्चे के जन्म के बाद ये इस तरह की समस्याएं शुरू होती है? सर आजकल मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं ऑटिज्म के, वो जनरली वर्चुअल ऑटिज्म के। वर्चुअल ऑटिज्म यानी कि जनरली जन्म के बाद उसको एक्सपोजर नहीं मिला, यानी कि जैसे कि मान लीजिए उसका जन्म के बाद वो कहीं ना कहीं उसको जिस सेंस पार्टिकुलर सेंस का एक्सपोजर नहीं मिला, या फिर मोबाइल और टीवी बहुत सारे देख लिए, बहुत ज्यादा देखे, या फिर आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रहे हैं, हर एक पेरेंट्स आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, यानी कि सिर्फ मदर और फादर रहते हैं, उनके बच्चे उसी में अकेले में रहते हैं, उनको सोशल एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो इस वजह से बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटीज इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, जिस कारण से आजकल वर्चुअल ऑटिज्म ज्यादातर देखने को मिल रहा है। बट कुछ ऐसे भी हैं, वो बहुत कम होता है जो ऑटिज्म होते हैं रियल वाले, जो कि जेनेटिक भी होता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, बट वो बहुत कम होते हैं जनरली। कम होते हैं जी। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर जन्म के बाद ही इस तरह के। सर आजकल का ऐसा हम लोग का इन्वायरमेंट है जिसमें कि एडेप्टेशन हमारा है, जिसमें कि मान लीजिए कि जहाँ भी बड़े बड़े शहर में, आजकल इवन गांव में भी, छोटे बड़े बड़े गांव में भी बच्चे अकेले रहते हैं, मदर फादर उनके रहते हैं, और वो दूसरे बच्चों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स खेलने नहीं देते, मौका नहीं मिलता, जिस वजह से उसमें सोशली डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरा, मोबाइल टीवी का एक्सपोजर आजकल इतना स्क्रीन टाइमिंग का हो गया है, जिस कारण से बच्चे वर्चुअली डेवलपमेंट होने लगे हैं। क्या यही मुख्य कारण है क्या सर, मोबाइल और टीवी? अगर बात की जाए मुख्य, तो एक मेजर चीज ये है, बहुत बड़ी चीज है ये, मेजर चीज है आजकल ये है मोबाइल टीवी, और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ एनी चाइल्ड, यानी कि किसी भी सेंस का स्टिमुलस नहीं मिलना, जिस डायरेक्शन में उसको ग्रो होना था। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक, कि पहले हम लोग जैसे बचपन में थे, पहले के जमाने का हमारे पेरेंट्स लोग थे, उसमें क्या थे कि उस टाइम में गांव में बच्चे धूल मिट्टी, बाहर में गाना वगैरह, या बाहर में धूप हो गया, सब कुछ का एक्सपोजर मिलता था, जिस कारण से उसका हमारी बॉडी का था, तो उस टाइम पे सब स्टिमुलस वो मिलने के कारण से डेवलप हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेंसरी स्टिमुलस से हमारा टच हुआ, धूल मिट्टी से टच किया, तो वो बच्चा टेक्टाइल, यानी कि टेक्टाइल सेंस उसका डेवलपमेंट हुआ प्रॉपर वे में, सही डायरेक्शन में। वही चीज आज के कंपेयर किया जाए आज के डेट में, तो अब मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चे को धूल मिट्टी नहीं देखना चाहते हैं लगे हुए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सोफा पर से पेरेंट्स होते हैं, ओवर पैम्परिंग हो जाते हैं, मेरे बच्चा सोफा पर से नहीं उतरेगा, जिस कारण से होता क्या है कि बच्चे वो डेवलप नहीं कर पाते, उसको एक्सपोजर मिला ही नहीं टेक्टाइल सेंस का, तो वो पार्टिकुलर वे में, सही डायरेक्शन में उसका पार्टिकुलर सेंस डेवलप नहीं हुआ, जिस कारण से बच्चे टो वॉक करने लगते हैं कई बार, कि चूंकि टेक्टाइल डिफेंसिव हो जाता है, यानी कि पैर उठा के चलते हैं, या कई बार ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो बच्चे उसको हमेशा किसी चीज को टच करते रहता है। ऐसे ही हमारा 8 सेंस होता है हमारे बॉडीज में, 5 सेंस जनरली सभी लोग जानते हैं, ऐसे 8 सेंस हमारे बॉडीज में होते हैं। 8 सेंस में 2 चीजें होती है, एक सीकिंग टेंडेंसी होती है, एक अवॉइडिंग टेंडेंसी। सीकिंग होता है वो कि कोई पार्टिकुलर सेंस के प्रति बच्चा वो हमेशा सीख करे, यानी कि चाहिए, जैसे कि अगर ऑडिटरी सीकिंग टेंडेंसी किसी बच्चे में है, तो वो हमेशा चाहे कि म्यूजिक को सुने, ठीक है, ताकि उसको पसंद आता है, वो अच्छा लगता है, वो प्लीजर महसूस करता है, जो कि सही नहीं है। एक दूसरा ऑन द अगेंस्ट इसमें होता है कि अवॉइडिंग टेंडेंसी, यानी कि थोड़ा भी साउंड सुनेगा तो बच्चा कान बंद कर लेगा कि नहीं मुझे, उसको ओवर स्टिमुलेशन सुनेगा, बहुत ज्यादा वो डिफेंसिव मैकेनिज्म में चले जाते हैं, जो कि वो भी सही नहीं है। यानी कि जैसे हम लोग कोई भी पार्टिकुलर सेंस को, या अभी बात कर रहे हैं जैसे ऑडिटरी की, कोई भी साउंड से अगर लेते हैं तो नॉर्मल रिस्पॉन्ड करना ही ये सही होता है, अगर ओवर हो गया या अंडर, दोनों सही नहीं है। यही चीजें होती है जनरली ऑटिज्म में। और देखा जाए तो आपके ऑटिज्म सेंटर में किस तरीके का सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है बच्चों को? सर हमारे पास 4 तरह के सर्विसेज मेनली है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और बिहेवियर थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा मिशन होता है कि बच्चे को होलिस्टिकली डेवलप करवाना, ठीक है। होलिस्टिकली कहने का मतलब उसके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करवाना, जैसे कि उसके ग्रॉस मोटर स्किल उसके एज के अकॉर्डिंग से डेवलप करवाना, उसके फाइन मोटर स्किल उसके एज के अकॉर्डिंग से डेवलप करवाना, उसका सेंसरी स्टिमुलस सारे जो भी सेंस में है उसका सारा स्टिमुलस मिले, जो कि आजकल नहीं मिल रहे हैं, जिससे सेंसरी स्टिमुलस मिलेगा, सारा सेंस प्रॉपर वे में डेवलप होगा।
चौथा, अगर कुछ बिहेवियर इश्यूज उसके बच्चे में है तो उसमें बिहेवियर प्रॉपर वे मॉडिफिकेशन करेंगे। पांचवा, एडीएल यानी कि उसके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी कि डेली रूटीन का जो चाहिए उसको सीखने की चीजें वो जिस एज के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग से डेवलप करवाना। उसके बाद सोशलाइजेशन होती है कि दूसरे बच्चे के साथ मिलना जुलना, चीजें शेयर करना। फिर उसके बाद अटेंशन, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट, हाइपर एक्टिविटी, ये सारे चीज को एक प्रॉपर वे में काम करना ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। दूसरा आता है स्पीच थेरेपी। उसमें भी हम लोग मल्टी डायमेंशन पे काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो उसके लिए हम लोग पहले स्टार्टिंग से करेंगे उसको ब्लोइंग, सकिंग, उसका बबलिंग, फोनेशन, 1 वर्ड्स 2 वर्ड्स, फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसका मान लीजिए अगर इक्वलिया है तो उसको कैसे तोड़ेंगे, या अगर मान लीजिए मिस आर्टिकुलेशन है तो उसको कैसे सही करेंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग मैं इन सेंटेंस सारी बातों को मतलब ये तो समझ रहा हूँ कि ऑडियंस सेंटर पूरी तरह से बच्चों को पूर्ण रूप से विकास करने का एक बेहतरीन यहाँ पे सेंटर है। जी। मैं समझ गया, लेकिन क्या ये इस मर्ज की जो दवा है वो पूरी तरह से आपके यहाँ है पूरी तरह से पूर्ण रूप से, या फिर अभी तक इसका पूरी तरह से निजात किया जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए इसकी दवा की या रिसर्च की तो ये अभी भी अंडर रिसर्च है, ठीक है। लेकिन इसका जो भी चीजें ये हम लोग कर रहे हैं ये प्रॉपर हम लोग नेचुरल वे में उसके सही डायरेक्शन में उसके नेचुरल फॉर्म में एक्टिविटीज के थ्रू उसको डेवलप करवाना हमारा मिशन होता है। बट अभी भी इसमें अंडर रिसर्च चल रहा है। और बात की जाए अगर मेडिसिन की तो ऐसा सच पार्टिकुलर कुछ मेडिसिन नहीं बना है अभी तक, अंडर रिसर्च है। बस उसके कुछ चीजें जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री के लिए कुछ चीजें देते हैं, ठीक है, जैसे कि कोग्निकेयर और भी चीजें बहुत वगैरह है मेडिसिन। क्या इसके लिए डॉक्टर अवेलेबल हैं? डॉक्टर सर जनरली बात की जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स जाते हैं न्यूरो डॉक्टर के पास, न्यूरो डेवलपमेंटल न्यूरो डॉक्टर होते हैं, जैसे न्यूरोपेडियाट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो उनमें वो न्यूरो डॉक्टर को रेफरेंस के बाद भी बच्चे यहाँ पे आते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा, बट जनरली पेरेंट्स का रहता है कि जब भी कुछ होते हैं तो डॉक्टर से एक बार सलाह लेना है तो वो जाते हैं, तो उनके थ्रू भी जा सकते हैं। बट उनका रोल होता है कि उनको अगर कुछ डिफेक्ट हो, जैसे कि जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ वो लोग चेक करते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस करते हैं, उसका बेरा टेस्ट हो गया या MRI CT स्कैन, ये सारे चीज टेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोग जहां तक देखें अभी तक में मैक्सिमम 99.9% में टेस्ट नॉर्मल आता है सारी चीजें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फिजिकल या किसी तरह का कोई इशू नहीं रहता है। ये आपने क्लियर कर दिया कि ये दिमागी समस्या नहीं है। जी, ये कहीं ना कहीं उसमें ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर, इस वजह से उसको डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसको थोड़ा हिंदी में बताया, ड्यू टू लैक। हाँ जी, इसका कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए बच्चा, अभी जैसे एग्जाम्पल दिए थे, धूल मिट्टी को छुआ नहीं बचपन में, तो उसका वो स्टिमुलस यानी धूल मिट्टी मिलता नहीं आज के डेट में, तो वो बच्चा उसमें डेवलपमेंट टेक्टाइल सेंस होता है वो डेवलप नहीं हुआ, तो वही आगे चल के टो वॉक करने लगेगा, पैर उठा के चलने लगेगा। आप चाहते हैं कि बच्चे धूल मिट्टी भी छुए? हर चीज जरूरी है सर बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। बच्चे को हर एक सेंस जितना भी होता है हर एक सेंस का स्टिमुलस जरूरी है। जैसे देखने के लिए, विजन के लिए बात की जाए तो उसका जैसे डिफरेंट कलर के लाइट हो गए। साउंड की बात की जाए तो डिफरेंट वेवलेंथ के साउंड्स की बात ये हो जाए। जैसे बचपन में दादी नानी पहले सुनाती थी कहानियां या फिर कुछ भी कविताएं, या कैच एंड थ्रो गेम खेलते या लुका छुपी गेम खेलते थे, मतलब इंटरेक्टिव गेम खेलते थे। वो सारा वो तो सर सही चीज बताया आपने, लेकिन ये धूल मिट्टी की जो बात है क्या उससे बीमारी नहीं पनपेगी सर? पता चला कि वो दूसरी बीमारी की ओर रास्ता नहीं, वो हाइजेनिक। अब तो ये चीज कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो हर जगह है, ठीक है, लेकिन वहां आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि कहाँ बैड थिंग्स, जैसे कि वहां पे कोई ऐसा नहीं कॉन्ट्राजिनस चीजें नहीं है ना, जैसे कि मान लीजिए वहां इन्फेक्शन होने वाली चीजें तो नहीं है ना, तो वो चीज तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सही चीज है, सही धूल, जैसे घर का आंगन का, वो तो मैक्सिमम चीजें रहता है कि सही रहता है, वहाँ किसी तरह का कोई जैसे बैक्टीरिया वायरस मैक्सिमम चीजें नहीं होती है, हमारे उतने एंटीबॉडीज हैं बॉडी में वो कर देंगे। लेकिन सर अगर देखा जाए प्रैक्टिकल बात आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखा जाता है कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे लोग होते हैं जी, वहाँ के बच्चे इस तरह के धूल मिट्टी जो आपने बात की, इस तरह की जो नाला वाला की बात किया, तो वहाँ पे लोग खेलते कूदते हैं तो उनको ऑटिज्म की समस्या नहीं होती जी। अभी अच्छा एग्जाम्पल नहीं। लेकिन जो आपने अभी जो बताया कि फैमिली में जो बड़े बड़े घर के फैमिली होते हैं या मीडियम क्लास की फैमिली के लोग होते हैं, उनके बच्चों को इस तरह की समस्या ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए क्योंकि सर उसको बचपन में वही चीज तो अभी बार बार बोल रहे सर, उसको बचपन से वो मिला ही नहीं एक्सपोजर, तो उसका पहला रीजन तो सेंस नहीं डेवलप हुआ। दूसरा रीजन क्या हो गया कि बच्चा को एंटीबॉडीज, हमारे जैसे हम एंटीबॉडीज में भी आप लोग सभी लोग जानते होंगे
ऐसे होता क्या है कि हमारे जैसे कुछ भी बैक्टीरिया खाते हैं, तो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हजारों बैक्टीरिया खाते हैं, ठीक है। तो बट हमारे शरीर में वो चीज बचपन में या अभी भी बन गया है कि वो उसके बैक्टीरिया को लड़ने के लिए है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज, उसको लड़के उसको पचा देता है और वो चीज आगे बीमारी में नहीं होने मतलब देता। मिडिल क्लास की फैमिली और हाई क्लास की फैमिली के बच्चों में उतनी ताकत फिलहाल नहीं है जो इस तरह की बातों को समझ सके। क्योंकि सर वही एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज यही है। ये बात- वही धूल जो मान लीजिए अभी एग्जांपल दिए जो बरपट्टी में जो रहते हैं वहाँ का सारे बच्चे में एक्सपोजर मिलता है तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। इवन अभी ठंड का मौसम है तो वो देखे होंगे कि उनको मतलब वो बिना कपड़े या के एक वो कपड़ा धूप दो से कपड़ा रहते हैं। पहनने में भी हो रहा था, क्योंकि उसके शरीर में वो एडेप्टेशन उस लेवल तक का है, टॉलरेंस उस लेवल तक का है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब नॉर्मल घर के बच्चे या हाई क्लास की फैमिली के बच्चे से ज्यादा बेहतर तो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे वाले लोग हैं जो इस तरह की समस्या से पूरी से अलग है। हालांकि ये कंपैरिजन की चीजें हैं, बट मान लीजिए बात की जाए कि उस वे में तो अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो सही है, वो अगर एक्सपोजर मिला तो वो सही है। लेकिन हाँ ये ध्यान जरूर देना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी अब वो बच्चे को हमारे किसी भी मीडियम फैमिली को बच्चे को भी उसमें दे दिया, क्योंकि उसका बचपन से उस लेवल से जन्म हुआ है और हमारा बच्चा उस लेवल में उस इन्वायरमेंट में जन्म नहीं हुआ है, तो वो चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये जेनेटिक भी आ रहा है, क्या सर? ये जेनेटिक समस्या भी आ रही है क्या उनके फादर मदर नहीं होंगे इसी कारण ये समस्या होगी? सर जेनेटिक में बात की जाए कुछ हद तक होती है, जैसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, अगर किसी चीज में ये चीज भी जेनेटिक भी होती है, या किन्हीं के पेरेंट्स में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में कभी किसी तरह का कोई इस तरह का इश्यूज होंगी, तो इस वजह से हो सकता है कि वो उसमें आएंगे जेनेटिकली, तो उसमें भी कभी कभी होता है। बात करता हूँ परिचय देते बताया कि जिस तरीके से ऑटिज्म सेंटर जिस तरह से यहाँ पे हम लोग आज पहुंचे हैं, क्या कुछ खास रहा है बच्चों के लिए? किस तरह से बच्चों को इस बीमारी से, ये बीमारी तो नहीं कह सकते लेकिन ये भयंकर बीमारी अगर कहा जाए, ये भयंकर बीमारी बच्चों में देखने को फिलहाल मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मेरा नाम डॉक्टर निशा कुमारी है। मैं एक पीडियाट्रिक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हूँ। से मेरा यूजी हुआ और ये जयपुर से मास्टर्स डिग्री पीडियाट्रिक प्रोफेशनल थेरेपी में हुआ। जी, जो जैसा कि आप बोल रहे हैं, हमारे थेरेपी सेंटर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आए और अभी भी आ रहे हैं और अभी भी हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होकर गए हैं, अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, स्कूलिंग जा रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, ये अपना नॉर्मल लाइफ जैसे होता है सोशलाइजेशन के लिए सब कुछ अपना सब कुछ नॉर्मल वे में कर रहे हैं। मतलब ऑटिज्म की समस्या का निवारण पूर्ण रूप से आपके सेंटर में है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके? जी सर, बिल्कुल। जैसे बहुत सारा चीज इस पे डिपेंड करता है, जैसे बच्चे का एज फैक्टर, बच्चे अगर अंडर 4 में आते हैं हमारे पास तो वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होकर गए हुए हैं। अभी तक हमारे सेंटर से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल होकर गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ये समस्या जो ये पनपती कैसे है, किस तरीके से पनपती है समस्या? ऑटिज्म की जो समस्या है ये पनपती कैसे है? जैसे कि सर ने बताया आपको कि जैसे बहुत सारे जैसे एक्सपोजर नहीं मिलता है बच्चों में। नॉर्मल बच्चे जैसे हाई क्लास की फैमिली है जो बच्चे को पूरा ओवर पैम्पर करके रखते हैं, जैसे मेरे बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, बहुत सारी